What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है. तो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज. एक तो सबसे पहले जो बाइडेन साहब जो हैं वो चाहते हैं कि जो ट्रंप ने जैसा स्टेब्लिशमेंट किया है, जिस तरीके का माइंड सेट वो सेट करके गए, उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए. तो अब यहां पर 46th जो प्रेसिडेंट आ गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, तो ये चाहते हैं कि अब कंट्री जो है वो शांति में चले और जो जो भी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा की गई है उनको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए. हमारी कंट्री में जो दवाई बनाई जा रही है कोविड-19 से रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है. वर्ल्ड में सबसे बड़ी फैसिलिटी जिसको आप लोग बोल सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट. ये सीरम इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर. इसके अंदर आग लगी और 5 लोगों की जान चली गई, जिसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली. तो उसी को टैकल करने के लिए यहां पर अभी बात की जा रही है कि हालांकि जो वैक्सीन जो बनाई जा रही है वो फैसिलिटी बिल्कुल सेफ है, बाकी और प्रॉब्लम जो भी है उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा. अब 18 महीने तक पोस्टपोन करने की बात की गई थी या फिर सस्पेंड करने की बात की गई थी जो फार्म लॉ थे, पर लेकिन जो फार्मर है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भैया हम लोग को ये चीज आप लोगों की पसंद नहीं है. ठीक है, तो अभी यहां पर जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो ये सोच रही थी कि 18 महीने का झांसा देकर किसान यहां से चले जाएंगे और फिर चीजों को अपने हिसाब से टैकल कर लेंगे. पर लेकिन किसान जो है वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और वो इनको सब चीजों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट जो कुछ ओवरव्यू है आप लोगों के सामने. तो ये कुछ बातें हैं जो रेगुलर न्यूज में रहती हैं. ठीक है, तो जो डे बाय डे किस तरीके जो न्यूज आती है, हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है अब आगे, क्योंकि कई बार कई सारे लिंक जो है वो मिस हो जाते हैं और कुछ बोला कुछ और जाता है, आप लोग कुछ और समझते हैं कि ऐसा पहले ऐसा था कैसे. तो इसीलिए न्यूज़पेपर डे बाय डे अगर रेगुलर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आप लोग का एक लिंक बन जाएगा न्यूज़पेपर के साथ में. इवन आप लोगों को सारी न्यूज फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोगों को ये पता रहेगा अच्छा बेस तो यार ये था, अच्छा अब ये हो गया है. ठीक है, जैसे आप लोगों को सारे फॉर्मुलों के बारे में पता है, 3 फॉर्मुलों के बारे में डिटेल में कई बार पढ़ा चुका हूं अलग अलग वीडियो के अंदर भी. तो ये आप लोगों को पता है कि अब चल क्या रहा है, अब आगे क्या आ रहा है कि अच्छा सरकार ने ऐसा बोला, भाई साहब किसान ने ऐसा बोला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है. तो वो सारी चीजें फिर आप लोगों की रेगुलर कनेक्टिंग लिंक बनता रहता है. तो इसलिए न्यूज़पेपर एक भी दिन का न छोड़े और ये एक तरीके से अपनी आदत बना लेनी चाहिए आप लोगों को, अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन हो. आइए आर्टिकल देखने कौन कौन से आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है. पहले वाला आर्टिकल तो यही है, यहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में जो बात की जा रही है. अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चौथे प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने मना कर दिया है यहां पर अभी जो पार्टी होगी जो बाइडेन से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट वो बन रहे हैं, जो वहां पर वो सारी चीजें होंगी उनमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है. ओथ सेरेमनी आप लोग बोल सकते हैं. इनकी कंट्री में भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो रहते हैं उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं वही ओथ दिलाते हैं. जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट को कौन दिलाते हैं ओथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो यहां पर भी, और जो कमला हैरिस है जो फर्स्ट फीमेल अभी यहां पर वाइस प्रेसिडेंट बनी है, तो उनका भी नाम याद रखेगा, उनको भी ओथ वही दिलाएंगे. इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनके द्वारा जो रायता फैलाया गया है, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलना, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलना, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलना, या फिर अफगानिस्तान में तालिबान के इशू को कैसे टैकल करके चलना है, क्यूबा वाले इशू को कैसे रिजोल्व करना है. तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जो अभी जो बाइडेन जो है वो स्टेप उठाने वाले हैं. तो ये सारी न्यूज आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी. तो देखिए यहां से आप लोगों को ये पता चल गया कि आगे और कैसी न्यूज आ सकती है. ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर भी देखते हैं तो भी आप लोगों को एक आगे आने वाले न्यूज़पेपर का आइडिया लग जाता है. ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से. आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे इशू चल रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लेकर अलग तरीके से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाह रहा है और करना क्या चाह रहा है. ये दोनों आर्टिकल इसी पैटर्न में है यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के पहले अगर रवैया देखिए और प्रेजेंट का रवैया देखिए वो कंप्लीटली अलग है. हालांकि ये वाला आर्टिकल जो है ये बात कर रहे हैं यहां पर जो अर्णब गोस्वामी का केस है उसको लेकर, तो इसका दूसरा एंगल दिखाया गया जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा. ठीक है, तो ये भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा और ये भी काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री में जो कोर्ट है वो किस तरीके से एग्जीक्यूटिव की पावर को एनक्रोच कर रहा है, क्या रियलिटी में एनक्रोच कर रहा है, ये सही है या फिर गलत है, ये जानेंगे. हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर की हालत कैसी है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे. प्राइवेसी इशू को समझाने की कोशिश की गई है, तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको भी हम लोग देखेंगे. ये आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार बन सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो डिटेल में जानेंगे. ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा. ये कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप लोग फांसी की सजा नॉर्मली बोल सकते हैं, डेथ पेनल्टी वगैरह. ठीक है,
और ये है आज फ्राइडे को यहां पर ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं। जो जर्नलिस्ट होते हैं ये हमारे काम का नहीं है। और यहां पर इसके बारे में बात करें तो ये है आज का कार्टून, तो कार्टून के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। बाकी अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर सुनने के बाद में यार पीडीएफ चाहिए, तो सारी पीडीएफ आज तक की जितनी भी है वो आप लोगों को यहां पर इकट्ठी मिल जाएगी। 1,25,000 से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। अगर लेक्चर का नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास में नहीं आता है तो भी सारे लिंक यहां पर शेयर किए जाते हैं, ठीक है। बाकी सबसे पहले एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। यह है कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। कैपिटल पनिशमेंट बोले तो फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी, जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर बात करें तो बात की जा रही है यहां पर डेथ पेनल्टी के बारे में, तो उसको हम लोग समझते हैं आखिर ये न्यूज में किस लिए है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर इंपोर्टेंट जो इंसान है यहां पर, इनका नाम है बलवंत सिंह रजोना, ठीक है। तो ये यहां पर इनके द्वारा जो यहां पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिशन सिंह, इनकी हत्या की गई थी, असैसिनेशन किया गया था एक तरीके से, तो इनकी जान ले ली गई थी। तो ये काफी लंबे समय तक जो केस चलता रहा, तो डेथ पेनल्टी दे दी गई 2007 में इनको सीबीआई के द्वारा। जब इनको डेथ पेनल्टी दी गई तो फिर आगे चल के इनकी जो डेथ पेनल्टी थी उसको एक तरीके से बोला कि डेथ पेनल्टी इनको नहीं देते हैं, फांसी की सजा नहीं देते हैं। और ये किस उपलक्ष्य में, क्योंकि 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी यहां पर गुरु नानक देव जी की, तो उसके चलते एक तरीके का इंसानियत वाला जो जेस्चर था, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, उसके बेस पर बोला कि चलो भाई साहब इनको फांसी की सजा नहीं देते हैं। तो उस टाइम पर चलो ये बात ठीक है, फांसी की सजा नहीं देते हैं, पर लेकिन ऑलरेडी जो है 25 साल से ऊपर जो चीजें हो चुकी हैं, जो जेल में इनकी चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर क्या फंडा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि जब यहां पर कैबिनेट को भेजा ये डिसीजन इंप्लीमेंट करने के लिए, तो कैबिनेट ने वो जो फाइल है वो प्रेसिडेंट तक भेजी ही नहीं, तो वो फाइल बीच में ही रुक गई। अब यहां पर ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। तो ये तो अपनी जगह, ये तो बोल बच्चन गिरी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें यहां से स्टार्ट होती हैं। अगर कैपिटल पनिशमेंट के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो क्या क्या आप लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। तो कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा जो है बेसिकली ये हमारी कंट्री में लॉ कमीशन 2015 में ये बोल चुका है ऑलरेडी कि भाई साहब इसको अबोलिश कर देना चाहिए। रीजन क्या रहता है, रीजन ये रहता है कि हम लोग अगर किसी को जान नहीं दे सकते, जीवन नहीं दे सकते, तो जीवन लेने का भी कोई हक नहीं है। तो कुछ ऐसे आधार फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि और भी ज्यादा है, कई सारे ऐसे तरीके हैं इंसान को कि उसको अच्छे से अच्छे सजा दी जा सकती है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, यहां पर देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, एक इंसान ने कई सारे लोगों को मर्डर किया, रेप कर रखे हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रखी हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको फांसी की सजा दे दी, फांसी पर उसको लटका दिया हम लोगों ने। तो क्या इसको फांसी पर लटकाना, ये सारी चीजें, इसका जो भी इसने हरकतें की हैं उसका सबका सोल्यूशन है ये। एक तो ये हो गया आप लोगों के हिसाब से कि भैया उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि इस पर्सन को फांसी पर नहीं लटकाना है, इस पर्सन को क्या करना है, इस पर्सन को इस तरीके से रखना है कि डेली इससे इतना तगड़ा काम करवाया जाए, डेली इसको बिल्कुल ऐसा लगे कि इसकी जिंदगी जो है वो मौत से भी बदतर हो गई है, इतनी बुरी यातनाएं इसको एक तरीके से झेलनी पड़े कि दूसरों को भी, अगर जिंदगी में दूसरों को भी दिखाया जाए कि अगर तुम यहां पर ऐसी हरकतें करोगे तो ऐसी सजा मिलती है। तो यानी कि एक स्टिक, एक तरीके से पूरा होने कहते हैं टाइट वाला पनिशमेंट होना चाहिए डेली, सुबह से शाम तक, कि हर एक दिन इसको लगे कि यार मौत अच्छी थी। तो सामने वाले को मौत दे देना तो बिल्कुल आसान तरीका हो गया, 1 मिनट में निकल लिया हो यहां से। पर लेकिन ये वाली जो जिंदगी, उसको डेली मौत लगे और वो डेली मौत मांगे, उसको जो जिंदगी है वो मौत से बदतर लगने लगे, ये वाली सजा कैसी रहेगी। तो ये वाली सजा ज्यादा बेटर है अगर एक तरीके से देखा जाए। पर लेकिन इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है इन दोनों के बीच में। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सही है, अरे मारो फेंको, क्या करना है, फालतू में पालते रहो, उसको खिलाते रहो। दूसरे ये बोलते हैं कि ये सही होना चाहिए, उसको सबक सिखाना चाहिए यहीं पर ही। तो इसलिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी यहां पर रहती है। अगर डेथ पेनल्टी के बारे में बात करें तो आज के दिन में 56 कंट्री ऐसी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कि डेथ पेनल्टी फॉलो करती हैं, और बाकी 142 कंट्री ऐसी हैं जो कि इसको अबोलिश कर चुकी हैं, यानी कि डेथ पेनल्टी यहां पर नहीं है, तो ये इसको आज के दिन में फॉलो नहीं करती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यहां पर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंपोर्टेंट, जो फोकस देकर चलती है इन सब इश्यूज के ऊपर। तो ये बोलती है कि चाइना के अंदर हर साल जो है हजारों लोगों को फांसी दे दी जाती है, और ये कई बार तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन के तहत इनको क्लासिफाइड एग्जीक्यूट किया जाता है। ये कई बार तो जनता तक इंफॉर्मेशन आती भी नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा जैक मा है जो बाल बाल बच गए कितने बचे हैं वो तो आगे पता चलेगा। वहां पर ऐसा है कि आप लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया ना एक बार, जैसे अपनी गवर्नमेंट को, अपने कोर्ट को, अपने चीफ मिनिस्टर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, सबको आप लोग गाली देते रहते हैं, वहां पर ऐसा नहीं चलेगा, वहां पर लटका दिए जाओगे उल्टे जरा सी देर में। तो एक ऐसी कंट्री है। तो यहां पर आज की डेट में सबसे ज्यादा फांसी अगर कहीं मिलती है तो वो है चाइना के अंदर में। अगर बात करें ईरान के अंदर में 253 लोगों को यहां पर एग्जीक्यूट किया गया, और सऊदी अरेबिया के द्वारा 149 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया। तो यहां पर यह भी काफी लार्ज स्केल पर फांसी की सजा देने वाली कंट्री है। कई कंट्री तो ऐसी, अगर कोई ऐसा केस पाया जाता है तो चौराहे पे खड़ा कर गोली मार दो उस इंसान को। तो ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती है, पर लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि जहां पर डेमोक्रेसी होगी वहां पर ये चीजें आप लोग कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ में अगर बात करें, यहां पर जो बात की जा रही है 2018 में 690 टोटल मिलाकर ये रहे 2017 के कंपेयर
जैसलमेर में 993, यानी कि ऐसे जो केस है वो घटकर काफी कम हो गए और ये चीजें ऐसी घटती जा रही हैं आज की डेट में, जितने लार्ज स्केल पर जो मीडिया सामने लोगों की चीजें रख रही है, और या फिर और भी कई सारे इशू बन गए हैं आज की डेट में, जिसके चलते जो डेथ पेनल्टी है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की और ज्यादा मुहिम जो है वो टाइट होती हुई नजर आती है। और आज से नहीं है, काफी पुराने समय से ये चीजें चल रही हैं कि डेथ पेनल्टी को हम लोग को खत्म करना है। इसी के बारे में अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग शेयर करूं, 102 के करीब जो कन्विक्शन है यहां पर डेथ पेनल्टी के 2019 में हमारी कंट्री में देखने को मिले। डेथ जो रो प्रिजनर है वह है 378, पर लेकिन हमारी कंट्री में रेयरली किसी को जो है फांसी की सजा दी जाती है जब दिखता है कि जो चीजें बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर खतरनाक हो गई है, जैसे कसाब जैसे लोगों को फांसी की सजा दी गई, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। नॉर्मली एक तरीके से ज्यादा फांसी की सजा हमारी कंट्री में देनी जाती है, वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। एक तो कई बार देखने को मिलता है हमारी कंट्री का जो क्रिमिनल सिस्टम है ना वो ढंग से काम नहीं करता है। किसी को फांसी की सजा दे दी, भाई साहब 25 साल से जेल में पड़े हुए, और फांसी की सजा दी तो फांसी की सजा देके साइड में करो, फिर उसको वहां पर पाल क्यों रहे हो? अगर तुमको इसी तरीके से इसको रखना है, ना ही उसको वो वाली सजा दी जा रही है जिसके चलते उसको एक तगड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको खिलाए जा रहे हैं, तो वो वाली चीज देखने को मिलती है। डिले होता है इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट हियरिंग में डिले होता है, आधी जिंदगी तो वैसे ही चली जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप जो उठाए जाते हैं वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाते यहाँ पर, तो एक फिक्स होनी चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी को फांसी की सजा देनी है, आप लोग देखिए अभी 2012 का केस था निर्भया वाला, अब 2012 से लेकर अब कहां पर आकर ये कंडीशन देखने को मिली। आप लोग समझ सकते हैं कि फांसी की सजा उनको कब मिल रही है आके। तो इतना लंबा जो प्रोसीजर ये चलता है, तो ये एक तरीके से कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है, इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए। कई सारे लोग वैसे निकल लेते हैं सजा पाने से पहले, तो ये एक सोचने वाली प्रक्रिया है जिसको हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। तो डेथ पेनल्टी के बारे में अगर आप लोग कुछ लिखना है, तो अगर बात करें हमारी कंट्री में कई सारी जो कमेटी भी है उनके द्वारा भी रिकमेंड किया गया था कि एक तरीके से अगर कोई ऐसे इंसिडेंट रहे जैसे निर्भया केस था, तो एक्सट्रीम इंसिडेंट अगर कुछ हो जाता है वहां पर आप लोग डेथ पेनल्टी रखो, नॉर्मल केसेस में डेथ पेनल्टी को आप लोग को अबोलिश कर देना चाहिए। तो एक तरीके से आप लोग बोलो तो एक बुद्धा वाला पाथ आप लोग को रखना है। जब भी आप लोग को आंसर राइटिंग करनी है ना कहीं पर भी, बुद्धा वाला पाथ अपना लो, यानी कि मिड पाथ, एक्सट्रीम नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रे एरिया में आप लोग को रहना है, तो आप लोग सेफ जोन में खेलते हुए नजर आओगे। तो ये कुछ बातें यहां पर बताई गई हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, हालांकि इसके बारे में आप लोगों ने कई सारी बातें तो ऑलरेडी सुनी है, पर लेकिन आप लोगों में कुछ डिफरेंट एंगल यहां पर बताने जा रहा हूं। यहां पर जो बात की जा रही है कि आर कोर्ट एनक्रोजिंग, यानी कि एक तरह से एनक्रोच कर रहे हैं, यानी कि छीन रहे हैं पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो एग्जीक्यूटिव है जैसे गवर्नमेंट होगी उसकी पावर को क्या कोर्ट एनक्रोच कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि पड़ोसी की जो जमीन को एनक्रोच कर लिया, ठीक है, एक तरीके से किसी की जमीन पर अपना अधिकार जमाना, तो एनक्रोच इसको कहते हैं, एनक्रोचिंग करना, एक तरीके से दूसरे की पावर, दूसरे की चीजों को छीनना। तो क्या कोर्ट ऐसा कुछ कर रहे हैं? तो ये आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन भी है जो आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है। तो मैं आप लोग कई सारे एंगल यहां पर बताकर चलूंगा जिससे आप लोग चीजों को समझ भी पाएंगे कि किस तरीके से चीजें आप लोग यहां पर लेकर चलनी है। सबसे पहले तो आप लोग यहां पर समझने की कोशिश कीजिए आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रिसेंटली अभी 12 जनवरी को हमारी कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा क्या किया गया, जो फार्म लॉ थे, यानी कि जो हमारी किसानों से रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशन एक्ट हमारी कंट्री में आए गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर के महीने में जो पास किए गए, वो यहां पर बोला गया कि उसको इंप्लीमेंट करने से अभी रोक देना चाहिए। तो फार्मर बॉडीज जो है और गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया है उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई उसके चलते नेगोशिएशन करने के लिए। तो इसी के चलते यहां पर ये भी सारी चीजें न्यूज में आ गई हैं। तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि जो कोर्ट है वो एक तरीके से किस तरीके से गवर्नमेंट के डोमेन में जा रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में अगर आप लोगों ने लॉ पास कर दिया, लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा में पास कर दिया, प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिए, तो फिर यहां पर जो कोर्ट है ना उसका ये मुद्दा होता है कि उसको देखे कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि संविधान के हिसाब से है ये लॉ या फिर संविधान के हिसाब से नहीं है। अगर भाई साहब ये लॉ ऑलरेडी संविधान के हिसाब से है तो फिर आप लोगों को क्यों इसमें इंटरफेयर करना है, तो फिर आप लोगों का ये हक नहीं बनता है इसके अंदर इंटरफेयर करने का। पर फिर भी कोर्ट इंटरफेयर कर रहे हैं यहां पर, तो ये थोड़ा सोचने वाला मुद्दा हो जाता है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी है यहां पर कोर्ट की, अगर उस तरीके से आप लोग देखने को चले वो एक अलग पैटर्न में आप लोगों को नजर आएंगी। तो सब संविधान के हिसाब से चल रहा है तो कोर्ट को भी संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर इस तरीके से किसी ने कोर्ट से पूछा भी नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, यानी कि कोर्ट से किसी ने पूछा नहीं है कि भाई साहब आप लोग आओ यहां पर और इस तरीके से इंटरफेयर करो इनके अंदर। कोर्ट के अंदर जो 3 तरीके की पिटीशन जो पड़ी हुई है उसमें एक तरीके की पिटीशन तो ये है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ की वैलिडिटी आप लोगों को देखनी है, यानी कि जो ये लॉ है ना जो ये गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्या ये यहां पर संविधान के हिसाब से लॉ है। एक तो ये आप लोगों को देखना है। दूसरा यहां पर आप लोगों को ये देखना है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है इनको लेकर, उसके ऊपर यहां पर पिटीशन कोर्ट के अंदर पहुंची।
पर लेकिन किसी ने कोर्ट से ये नहीं पूछा कि आप लोग नेगोशिएट करो किसानों के बीच में और यहां पर गवर्नमेंट के बीच में। तो कोर्ट यहां पर ऐसे आके कैसे कूद गया, यानी कि जो काम कोर्ट को दिया गया वो काम तो कोर्ट कर नहीं रहा है, और जो काम नहीं दिया गया वो काम कोर्ट कर रहा है। और कोर्ट क्या बोल रहा है कि भैया हम यहां पर आर्टिकल 19 के तहत हम लोग यहां पर छलांग लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्रीडम की बात की जाती है, यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, राइट टू प्रोटेस्ट की बात की जाती है, तो इस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो कोर्ट जो है वो यहां पर ओरल कमेंट कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली यहां पर भी नहीं आकर कुछ चीजें बोल रहे हैं, यानी कि कोर्ट जो है ये एक तरह से अपना पल्ला भी झाड़ रहा है और चीजों को पकड़ने की भी कोशिश कर रहा है, एक मिड पाथ पर चलने की कोशिश कर रहा है, जो कि कोर्ट के लिए सही नहीं है ये इस तरीके का एक रवैया अपनाना। इसके द्वारा बोल दिया गया अब यहां पर पुलिस वाले इशू में, यानी कि पुलिस वाले नहीं सॉरी रैली वाले इशू में, जो किसानों ने बोला था कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे 26 जनवरी पर, तो ये कोर्ट ने साफ साफ बोला कि ये पुलिस इसको संभालेगी इस इशू को, यानी कि पुलिस देखेगी भैया इस इशू को। पता चला जैसा यहां पर यूएसए के अंदर हुआ था, लोग जो थे जाकर चढ़ गए थे वहां पर, सारी उस तरीके से यहां पर हमारी कंट्री भी चीजें देखने को मिलेगी अगर यहां पर गवर्नमेंट नहीं सुधरी तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक बेटर जो बोला जाए इसके लिए यहां पर गवर्नमेंट और यहां पर जो कमेटी अपॉइंट कर दी गई, तो ये कोर्ट ने अपने आप डिसाइड कर लिया, और कोर्ट ने बोला कि वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, यानी कि महाराष्ट्र का जो रिजर्वेशन जो इशू था उसमें कोर्ट ऑलरेडी इंटरफेयर कर चुके हैं, पर लेकिन ये वाला इशू कंप्लीटली डिफरेंट है। यहां पर क्या है, यहां पर बातें, यहां पर एक तो संघवाद का ढांचा फॉलो किया जा रहा है, फेडरलिज्म सिस्टम, यानी कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे होने चाहिए उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट जो सब्जेक्ट है हमारे संविधान में, जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे ना, 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंटर, दूसरे को बोलते हैं स्टेट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बना सकता है, डिफेंस और कम्युनिकेशन जैसी चीजें, स्टेट लिस्ट में जैसे एग्रीकल्चर हो गई, और यहां पर जैसे कि आप लोग एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हैं, यानी कि कई सारी ऐसी इश्यूज हैं जहां पर मिलकर काम कर सकते हैं, जहां पर अलग अलग काम करेंगे, तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह कि यहां पर अगर बात करें तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है भैया एग्रीकल्चर, तो आप लोग इतने बड़े बड़े इशू कैसे लेकर बैठ गए हो, तो ये समझने की जरूरत है कोर्ट को, तो कोर्ट वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ में ये कैसे पास किया गया, यहां पर वॉइस से पास किया गया, यहां पर ये इस तरीके का जो कॉन्ट्रोवर्शियल जो बेसिकली यहां पर जो इशू बना बना कि वॉइस वोट से पास कर दिया गया, सबने बोल दिया हाँ यस यस भाई साहब, तो ये इस तरीके से क्या पास करने लायक एक्ट था ये, तो उसके ऊपर इशू बना हुआ है। तो जो इशू है वो कोर्ट को देखने के लिए बोले गए थे, कोर्ट कहीं और कूद रहा है जाकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला दिल्ली पुलिस को कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वो तो दिल्ली पुलिस देखेगी, तो ये मेरे अंडर नहीं आता है, और आप लोग मेरे पास में आओ भी मत ऐसा कोई इशू लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपने हाथ झाड़ लिए। अगर यहां पर बात करें, किसान इतने दिनों से यहां पर बॉर्डर पर दिल्ली के और अलग अलग राज्यों के बॉर्डर पर लेटे हुए हैं, तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर वाली कंडीशन नहीं है, क्या यहां पर अथॉरिटी को इससे डील नहीं करना है? सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे चुप हट जा रहा है? इसी के साथ में आर्टिकल 370 के बारे में बात कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट उसको इशू को लेकर ही नहीं चल रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर ले, रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारे संविधान के हिसाब से नहीं था, उन्होंने बोला था सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देना है, इकोनॉमी वहां पर इशू यूज ही नहीं किया था उन्होंने ये बोला था भैया अगर इकोनॉमी यूज करेंगे तो रिजर्वेशन कभी सोसाइटी से हटेगा ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमिकली कोई ना कोई हमेशा अमीर और हमेशा गरीब रहेगा। तो ये भी यहां पर एक उल्टा पैटर्न देखने को मिला। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जिसमें कितना पैसा गवर्नमेंट के पास में जा रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर गवर्नमेंट, उसका पता ही नहीं चल रहा है किसी को, तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है। लव जिहाद वाले जो अभी इशू निकल कर आ रहा है, सो कॉल्ड लव जिहाद, तो राइटर ये बोल रहे हैं इसके ऊपर भी यहां पर कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि जो मुद्दे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सोसाइटी के लिए, अर्जेंटली सुनने वाले थे, कोर्ट ने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करा और उनको पेंडिंग में डाल दिया उठाकर। कोर्ट जो है, कोर्ट को लगी नहीं रहा है कि ये अर्जेंसी वाले इशू भी हैं, इनको अभी सुनना भी चाहिए, क्या रिफ्यूज कर दिया कोई भी ऑर्डर पास करने से ये सारे जो लो थे। क्या ये लो इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या कोर्ट को इनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए? तो आखिर कोर्ट इनको कैसे देख रहा है और कोर्ट इनको किस तरीके से यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है? जबकि ये केस था अयोध्या केस, कोर्ट ने उसमें छलांग लगा दी, कोर्ट ने तुरंत उसका डिसीजन दे दिया, जबकि इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू था। तो कोर्ट को एक तरीके से समझना मुश्किल हो रहा है कि कोर्ट किस तरीके से हमारी कंट्री में अपना एक्ट कर रहा है। एक टाइम ऐसा था हमारी कंट्री का जो कोर्ट था ना, सुप्रीम कोर्ट, उसको धरती पर सबसे पावरफुल कोर्ट माना जाता था, यानी कि उसकी कंप्लीट पावर आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव है वो भी संविधान से इधर उधर नहीं जा सकती, क्योंकि कोर्ट के हाथ में काफी अच्छी पावर थी। और ये पावर कब देखने को मिली? जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई 75 से लेकर 77 तक, उसके बाद में कोर्ट को लगा यार बेइज्जती बहुत ज्यादा हो गई है, अब थोड़ा चीजों को सुधार लेते हैं। तो 1980 यानी कि 1980 से लेकर 2015 तक का अगर डेटा उठाकर आप लोग देखोगे ना, कोर्ट ने बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन दिए, शानदार डिसीजन, कई सारे, जैसे सेक्शन 377 के बारे में बात कर लिए, केएस पुट्टास्वामी केस के बारे में बात कर ले, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया, और भी बहुत सारे ऐसे केस यहां पर हमारी कंट्री में निकल कर आए जिसको सैल्यूट करने वाले थे कोर्ट को, अगर देखा जाए उन सब इशू के ऊपर। पर लेकिन फिलहाल जब से यहां पर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग चीजें देखिए, जब से यहां पर नई गवर्नमेंट आई है जो फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, ऐसा होता है नॉर्मली, अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखो, अगर गवर्नमेंट वीक है, कोalition की गवर्नमेंट है, तो कोर्ट आप लोग को ताकतवर नजर आएगा। अगर पावरफुल गवर्नमेंट आ गई फुल मेजोरिटी के साथ में, तो कोर्ट आप लोग को दबता हुआ नजर आएगा।
आएगा। ये अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखेंगे ना तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो ऐसे ही कुछ पैटर्न अब देखने को मिल रहा है। पावरफुल गवर्नमेंट आ गई है फुल मेजोरिटी के साथ में, तो कोर्ट जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें आप लोग एक एनालिसिस कर हिस्ट्री का उठाकर देख सकते हैं। जब जब फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट रहती है तो कोर्ट जो है ढीला पड़ता हुआ नजर आता है। अभी भी फिलहाल यही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से यहां पर कोर्ट को समझा जाए, कोर्ट कहीं पर तो दिख रहा है कि काम करना चाहिए, कहीं पर दिख रहा है काम नहीं करना चाहिए। तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्वेश्चन है वो कई सारे एक तरीके से उठाए जा रहे हैं यहां पर आज के डेट में, कि कोर्ट जो है जो इशू सुनने लायक थे उनको ठंडे बस्ते में डाल रहा है, और जो इशू सुनने लायक नहीं थे उन पर इतनी एक्टिविटी इतना एक्टिव हो रहा है जिसको पूछा भी नहीं गया एक्टिव होने के लिए। तो कोर्ट क्या करना चाह रहा है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली बात है, वो थोड़ी चीजें देखनी पड़ेगी। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इशू के ऊपर चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को याद होगा संडे में जो डिस्कशन किया था, कंप्लीट इसी आर्टिकल के ऊपर डिस्कस किया था, व्हाट्सएप, सिग्नल और जो टेलीग्राम को लेकर जो हम लोगों ने इशू डिस्कस किया था। अब व्हाट्सएप की जब यहां पर कहानी खत्म हुई, काफी सारे लोगों ने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया, तो उस टाइम पर व्हाट्सएप को समझ में आया कि कुछ गलत कर दिया है, तो उसी के चलते ये आर्टिकल है। तो गोपनीयता और निगरानी की बात यहां पर की जा रही है। आज के डेट में इशू क्या बना अभी हम लोग समझेंगे, पर पहले आप लोग ये समझिए संविधान का क्या एंगल है। हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट रखे गए हैं पार्ट 3 के अंडर में। जो पार्ट 3 के अंडर जो फंडामेंटल राइट है, अगर इनके अंदर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को ये फंडामेंटल राइट नजर आएंगे। तो इसमें एक आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 जो है यहां पर ये आप लोगों को दो चीजें, आर्टिकल 19 कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहां पर वो आप लोगों को नजर आएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की जाती है। ठीक है, दूसरा जो आर्टिकल 21 आता है वो राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, अगर संविधान में आप लोग देखो ये आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर मैंने डिटेल में अलग अलग लेक्चर लिए आप लोगों के पॉलिटी के अंदर, इसमें से अलग से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक का एक बच्चा है, यानी कि फेसबुक ने उसको खरीदा। तो व्हाट्सएप ने क्या किया, उसने बोला कि यार हम अपना डेटा जो है फेसबुक को शेयर करेंगे, क्योंकि दुनिया भर का पैसा लगाकर फेसबुक ने खरीदा था, हम लोग उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। चलो भैया ऐसा आप लोग कर रहे हो, चलो देखते हैं जो भी कंडीशन चल रही है। अभी सिचुएशन ये बनी, तो फेसबुक ने जैसे यहां पर बोला कि भैया ऐसा कुछ होने जा रहा है, व्हाट्सएप ने जैसे इंफॉर्मेशन दी तो तुरंत बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया सिग्नल और टेलीग्राम के ऊपर। तो जैसे ही सिग्नल और टेलीग्राम पर पहुंचे तुरंत यहां पर क्या हो गया, तुरंत यहां पर ये हो गया कंडीशन, सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब देखने को मिली कि यहां पर लगा कि यार ये तो सारे हाथ से निकल गए। तो 15 मई तक का पोस्टपोन कर दिया, जो 18 फरवरी इनके द्वारा डेट रखी गई थी। पोस्टपोन करना वो सब चीजें अपनी जगह पर, लेकिन रियलिटी में सोचने वाली बात ये थी कि जिस तरीके से यहां पर सिचुएशन चल रही थी, जितने लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में इसके यूजर थे, क्या उतने तरीके से ये लोगों का ट्रस्ट गेन कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप सिग्नल जो आज के डेट में जो सिग्नल जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल वो ऐप देखने को मिला, जो ऐप स्टोर के अंदर सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा ये इंस्टॉल किया गया रिसेंटली। अभी फेसबुक के द्वारा जो इंस्टाग्राम भी खरीदा गया था और व्हाट्सएप तो खरीदा गया था, तो व्हाट्सएप को ये यूज करना चाहते हैं आज के डेट में एज ए सिक्योर पेमेंट टूल के तौर पर लेकिन जो इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है अपने आप को यूज करना चाहते हैं जैसे एड पोस्टमेंट के लिए, यानी कि एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एप्लीकेशन का जो कॉम्बिनेशन है ये काफी बड़ा एक बेस है यहां पर जो फेसबुक के अंदर, तो इसको इस तरीके से यूज करना चाहता है। पर लेकिन यहां पर ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेट कैसे, जो व्हाट्सएप है फेसबुक को डेटा देगा ये ओनली इंडिया के अंदर में, यूरोपियन यूनियन जो है उनके फूफा लगते हैं, वहां पर ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यानी कि इंडिया वाले जो है वो बिल्ले हैं, घर से ठाल लिए, ये सारा डेटा यहां से चुराकर फेसबुक को देंगे, पर लेकिन ये यहां पर यूरोपियन यूनियन के अंदर टच भी नहीं कर सकते इन सब चीजों को। इसमें दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि सामने वाले को दबाता वही है जब सामने वाला दबना चाहता है। जब हमारी कंट्री में ही अगर आप लोग बात करें, हमारी कंट्री में ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है जैसा यूरोपियन यूनियन के अंदर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं जीडीपीआर, जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। हिम्मत नहीं है व्हाट्सएप की किसी के डेटा को टच कर दे यहां पर हमारी कंट्री में कोई ऐसा रूल है ही नहीं है। तो इसलिए खुलेआम बोल रहे हैं तो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दो या फिर इसको एक्सेप्ट कर लो। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि दादागिरी चला रहे हैं भाई साहब, या तो एक्सेप्ट करो नहीं तो अनइंस्टॉल कर दो। तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, हालांकि उसकी नींद जगी, तो गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा व्हाट्सएप को बोला गया कि आखिर ऐसा क्यों, यूरोपियन यूनियन के अंदर आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं और हमारी कंट्री के अंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को फेसबुक के साथ में शेयर की जा रही है। तो इसके चलते जो है कंडीशन ये देखने को मिलेगी कि हमारी कंट्री में खुद में कमी है। जब लूप होल देखने को मिलते हैं किसी लॉ के अंदर, देखिए घर ना वही टूटेगा जहां पर एक पावरफुल जो
लीडर की पोस्ट नहीं होगी, पावरफुल कोई वो नहीं कहते घर का मुखिया जो है पावरफुल नहीं होगा, वो घर आप लोगों को टूटता हुआ नजर आएगा। अगर घर का मुखिया पावरफुल है, वो घर आप लोगों को नॉर्मल तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। तो पावरफुल मुखिया होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर बात करें यहां पर, जो हमारी कंट्री में एक कमेटी आई थी, इसका नाम था श्री कृष्णा कमेटी। तो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, ये श्री कृष्णा कमेटी का नाम आप लोग जरूर याद रखना। क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप लोग, आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसने बात की थी कि ऑनलाइन डेटा प्राइवेसी के बारे में। इसी के साथ में आप लोगों को पता है के.एस. पुट्टास्वामी जो जजमेंट आया, इसने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। राइट टू जो प्राइवेसी थी यहां पर, वो आर्टिकल 21 के तहत बोला गया कि राइट टू लाइफ है तो राइट टू प्राइवेसी भी होनी चाहिए। हर एक इंसान जब पैदा होता है, उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा हो जाती है। तो ये वाली जो चीजें थी, ये यहां पर हमारी कंट्री में इस कमेटी के द्वारा बोली गई कि आप लोग इंप्लीमेंट करो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली कि भैया फंडामेंटल राइट बन गया, पर गवर्नमेंट के कान पर जू नहीं सरकी और उन्होंने अब तक ये लॉ नहीं बनाया। बाकी के सारे लॉ पास कर गए, कहीं कुछ कैसे करके, कहीं ऑर्डिनेंस ला के, पर लेकिन जो इंपोर्टेंट थे वो पास नहीं किए गए। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां पर जो ये बिल है प्रपोज किया गया 2019 में, और जैसा कमेटी के द्वारा बोला गया था उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया, डायल्यूट करके प्रस्तुत किया गया, यानी कि थोड़ा सा कम करके उसको। लिमिटेशन देखने को मिली उनको कि डेटा को लोकलाइजेशन तो करना है। लोकलाइजेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए आज की डेट में आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं और व्हाट्सएप का डेटा सारा रखा हुआ है यूएसए के अंदर में, और आप लोग हैं इंडिया के अंदर में। तो डेटा लोकलाइजेशन ये बोलता है कि यहां पर भी उसका डेटा होना चाहिए, कल को हमारी कंट्री के अंदर हमारा डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, तो डेटा को लोकलाइज करना चाहिए। तो हमारी कंट्री क्या बोल रही है कि जो डेटा सेंसिटिव पर्सनल डेटा है वो बाहर नहीं जाएगा, बाकी जो दूसरा डेटा है सारा ओल्ड डेटा के बारे में नहीं बात करते, जबकि कमेटी ने बोला था कि सारा डेटा हमारी ही कंट्री के अंदर होना चाहिए। तो ये इसको डाइल्यूट कर दिया हमारी कंट्री में, अब तक लॉ भी पास नहीं किया गया। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी कंडीशन थी जो गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से काम कर रही है। एक ये भी है, अगर मान लीजिए बाहर वाले चलो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी कंट्री खुद की जो गवर्नमेंट है वो भी प्राइवेसी का हनन काफी लार्ज स्केल पर कर सकती है। तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट यहां पर होना चाहिए, जिसके चलते एक कंडीशन होनी चाहिए कि कोई भी इसका हनन नहीं कर सकता है, कि कोई भी ऐसा नहीं कि पता चला सबको ट्रेस किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, तो डोमेस्टिक सर्विलेंस चल रहा है सबका, पता चला गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के सबके लीडर को दबाए बैठी है, तो वो सारी चीजें नहीं होना चाहिए। तो हमारी कंट्री में एक ऐसा रूल और रेगुलेशन होना चाहिए जिसमें जनता जनार्दन जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। हमारा संविधान भी यही बोलता है कि हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो सबसे ऊपर है, हमारी कंट्री की सिटीजन सबसे ऊपर है। तो ऐसे ही जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोप के अंदर है, तो आप लोग भी ऐसा रूल और रेगुलेशन लेकर आओ ताकि सिचुएशन को आप लोग नॉर्मल तरीके से इंप्लीमेंट कर सको। तो ये था यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन भी अगर बने आप लोगों से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक डेटा आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये भी कोर्ट के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। आप लोग एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि अर्णब गोस्वामी का केस निकल कर आया। अर्णब गोस्वामी जो कि एक एंकर हैं, अगर देखा जाए आज के दिन में रिपब्लिक टीवी के फाउंडर हैं, तो इनके बारे में अगर बात करें तो इनका केस आप लोग दो तरीके से देख सकते हैं। दो तरीके से केसों को कैसे देखा जाए, एक तो ऐसे देखा जाए कि सबसे पहले तो कंडीशन ये कि एक जर्नलिस्ट जो है उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपना फायदा उठाने के लिए, क्योंकि ये कंप्लीटली क्रिटिसाइज कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट को। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर कोर्ट ने जो इशू है बहुत बड़े अच्छे तरीके से लेकर चला कोर्ट इस इशू को, और यहां पर एक दिन के अंदर इनको एक तरीके से रिहा कर दिया और सारी चीजें जो है वो सेटल होती नजर आई। पर लेकिन अगर आप लोग इसको दूसरा एंगल देखोगे, ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है ये एक पर्टिकुलर एक एंकर को ही क्यों मिला है, पर्टिकुलर एक पर्सन को ही क्यों मिला है? ऐसे दुनिया भर के केस हमारी कंट्री में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको आप लोग ये इस तरीके से लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं? तो उनके बारे में कौन बातें करेगा? तो ये दो चीजें हैं, यानी कि अर्णब गोस्वामी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो बिल्कुल सही किया है, पर लेकिन कई बार ऐसा पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन देखने को मिलता है जैसा अर्णब गोस्वामी के साथ में किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो किसी जर्नलिस्ट के साथ में ऐसा करना ही बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अर्णब गोस्वामी के साथ में जो कुछ किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक बीइंग ए जर्नलिस्ट उनके साथ ऐसा करना तो एक तरीके से मीडिया की आवाज को दबाने वाली बात है। पर लेकिन ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया, ऐसा अगर दूसरे राज्य में आप लोग जाएंगे जहां पर दूसरी गवर्नमेंट है वो हर जगह ऐसे काम कर रही है, आखिर उसके बारे में ऐसा काम क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात यहां पर आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अर्णब गोस्वामी के साथ में गलत हुआ, कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया, पर लेकिन दूसरे केसेस में कोर्ट ऐसे डिसीजन क्यों नहीं दे रहा है जहां पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन देखने को मिलता है? पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है? पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का यह मतलब है कि आज की डेट में जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है
अगर कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो वो क्या करती है, झूठे मूठे केस निकाल कर आ जाती है और उनको ऐसे दिखाने की कोशिश की जाती है बिल्कुल सही केस है। अगर कोई अपोजिशन वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर जा रहा है तो उसको पकड़कर बैठ जाते हैं, उसके पुराने चिट्ठे खोलकर बैठ जाते हैं, तो सामने वाले को इंट्रोगेट किया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है, हरास किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इवन अनरिलेटेड ग्राउंड पर। यानी कि दिक्कत है कुछ और इंजेक्शन, यानी कि सर में दर्द है और इंजेक्शन लगा रहे हैं पेट में दर्द का, तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अनरियलिस्टिक ग्राउंड पर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके ओपोनेंट हैं, उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो ये कितने हद तक सही है, तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये हमारी कंट्री में जो इशू है ये बिल्कुल इग्नोर किया जाता है कई बार, जो कि सबसे ज्यादा फोकस देने वाला है कि यहां पर पावर का गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, यानी कि यूज नहीं मिसयूज किया जा रहा है उसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी का जो केस लिया है उसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, वही सारी राम कहानी लिखी हुई है। तो कितने हद तक यहां पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जेल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, इनह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं, और अर्णब गोस्वामी वाले लकी पर्सन जो फॉर्चुनेट हैं, जो कि पावरफुल इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो तुरंत क्विकली बेल कर निकल जाते हैं। तो ये किस तरीके से आप लोग यहां पर इसको लेकर चल रहे हैं, तो क्या यहां पर पावर जो है जिस तरीके से यूज की जा रही है उसको कैसे आप लोग देखेंगे। अगर यहां पर आप लोग देखें कि कोई स्केप ही नहीं है कुछ लोगों के लिए जो पॉलिटिकल अथॉरिटी के हाथ में फंसकर रह जाते हैं, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन किया जाता है, गलत तरीके से इल्जाम उनके ऊपर लगाए जाते हैं, तो क्या कोई लीगल रेमेडी नहीं है इसके लिए, क्या कोई उपाय नहीं है ताकि लोगों की जो लाइफ है और जो लिबर्टी है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके फंडामेंटल राइट को भी प्रॉपर वे में हैंडल किया जा सके। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये कि पहले तो आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा कि जो जिस तरीके से आप लोग इनको गिरफ्तार करके ले आ रहे हैं और इनके खिलाफ जो केस फाइल किए जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश है आप लोगों को। यानी कि आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान में बोलता है कि सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन कैसे, वही काम दूसरे लोग कर रहे हैं तो वो जिंदगी के मजे ले रहे हैं, और वही काम अगर कोई और कर दे रहा है तो आप लोग उसको उठाकर जेल में डाल दे रहे हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं भाई साहब हमारे कंट्री के संविधान के आर्टिकल 14 में, तो आप लोग उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि एक काम अगर एक बंदा कर रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टी में वो उसके कोई रसूख है तो वो यहां पर जेल में नहीं जाएगा, पर दूसरा बंदा अगर कोई वो काम कर दे रहा है तो भाई साहब उसको जेल में डाल देंगे आप लोग उठाकर। तो कितने हद तक ये सही है। इवन यूएसए के अंदर के कई सारे उदाहरण यहां पर अभी आर्टिकल में दिए गए हैं। बोला गया यहां पर जो इक वो वर्सेस हॉपकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 135 साल पहले ये बोल दिया गया था कि भाई साहब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग लो को विदाउट एक तरीके से, कहते हैं एक तरीके से सामने वाले पर्सन को एक तरीके से ऐसे लेकर चलना कि भैया वो एक उसके पास में कोई पॉलिटिकल रसूख नहीं है और कोई इस तरीके की कंडीशन बना के चले, तो आप लोग परमिट कर दे रहे एक तरीके से लो को विदाउट, जो डिस्टिंक्शन आप लोगों की होनी चाहिए, यहां पर एक डिफरेंस होना चाहिए। तो आप लोग क्या करें, अनजस्ट, ये इलीगल है भाई साहब, आप लोग एक तरीके से एक ही क्राइम करेंगे, दो इंसानों को अलग अलग तरीके से देखकर चल रहे हो। 135 साल पहले यहां पर ये चीजें बोल दी गई थी। तो ये फेलियर है हमारी कंट्री में कोर्ट का कि कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है कि सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्टिवली प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो ये किस तरीके से, तो ये गलत तरीका है, आप लोग इसको ऐसे लेकर नहीं चल सकते। इंडिपेंडेंटली आप लोगों को ये चीजें देखकर चलनी चाहिए ताकि ऐसी चीजें न देखने को मिले। और कई बार आप लोग क्या करते हैं, सामने वाले को तो पकड़ कर ले गए, जेल में डाल दिया, उसकी जिंदगी जो है वो ऐसी बदतर हो गई कि उसकी जिंदगी जो है बिल्कुल प्रॉब्लम में आ गई, और उस टाइम पर फिर बाद में आप लोग चेक करते रहो, लंबे समय तक सांप जेल में सड़ रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं गलती से पकड़ लिया गया, ये हो गया वो हो गया। सामने वाले को जिसको अपने रास्ते से हटाना था वो तो हटा के चला गया, अब सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। तो इसको कैसे लेकर चलोगे। तो एक्शन जो है इस तरीके से जो लिए जाते हैं वो प्रॉपर वे में आप लोगों को समझने पड़ेंगे। सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन अगर किसी का किया जा रहा है तो वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे लेकर आ रही है, इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है, तो वो आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये भी एक इशू है बहुत बड़ा जिसको आप लोगों को देखकर चलना पड़ेगा। अर्णब गोस्वामी का जो केस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से जो कोर्ट में देखा गया डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है। आप लोगों ने बड़ा सही किया इसको इस तरीके से देखकर चले, पर लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ही क्यों ऐसा देखा जा रहा है, दूसरे इंसानों के लिए ऐसा क्यों नहीं देखा जा रहा है। तो ये तो एक तरीके से जो यहां पर अपना टारगेटेड अगर ओपिनियन रख रहे हैं वो सही है, इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, उनका एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। पर लेकिन और भी कई सारे केस हैं। यहां पर अभी बात की गई रोमिला थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, कई सारे जो लोग हैं वो गलत तरीके से यहां पर आज के डेट में ऐसी क्रिमिनल ये इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहे हैं और कई सारों को उठाकर जेल में भी डाला जाता है। तो उनका जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 21 है उनका कहां गया, उनके बारे में कौन बात करेगा। उनकी राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी नहीं है क्या, उनके बारे में कोई बात करेगा। तो सिविल लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, ये सारी कहां रह जाती है दूसरे लोगों के लिए। जब यहां पर कोई पावर में होती है तो उन्हीं के लिए उसको क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है, क्यों यहां पर जो संविधान के होते हुए हमारी कंट्री में सही तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, और क्यों यहां पर गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल कर जो सही राय रखने वाले लोगों को भी सप्रेस किया जा रहा है। तो ये समझने की बात है हमारी कंट्री में, और कोर्ट को भी ये समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो कोर्ट के ऊपर काफी घास गिर रही है आजकल
कोर्ट को काफी टाइटली ले रहे हैं सब आज के डेट में देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को इसके बारे में दे देता हूं, ओईसीडी के बारे में। ओईसीडी जो है इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें 37 कंट्री है आज के डेट में इसके अंदर जो मेंबर है। और इंडिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हमारी कंट्री में जो फार्मर की कंडीशन है। तो ये जो रिपोर्ट है इसके द्वारा जो प्रस्तुत की गई है उसमें फार्मर की कंडीशन जो दिखाई गई है उसमें कई सारी ऐसे लूप होल हैं जो कि यहां पर इसके द्वारा कवर नहीं किए गए। यानी कि जैसे हमारी कंट्री में कई सारी चीजें हैं जो किसानों को जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जैसे कि अभी पीएम किसान स्कीम स्टार्ट की गई थी, फर्टिलाइजर वगैरह में सब्सिडी वगैरह दी जाती है, और भी कई सारी ऐसी चीजें सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो उनको तो काउंट किया पर लेकिन जो एमएसपी प्राइस है उसको काउंट करके नहीं चला गया। यानी कि ये जो रिपोर्ट अभी आई है जिस तरीके से किसानों की कंडीशन दिखा रही है तो अप टू द मार्क आप लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में याद रखिएगा, हेडक्वार्टर पेरिस में इसका फ्रांस के अंदर में फाउंड किया गया था 30 सितंबर 1961 में। सेक्रेटरी जनरल इसके ये हैं यहाँ पर जोस एंजल ये गोरिया, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं जेएजी के नाम से, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, देखिए समझ सकते हैं इंडिया मेंबर नहीं है और की इकोनॉमिक पार्टनर है इसका, ठीक है। इसके द्वारा कई सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, गवर्नमेंट एट ग्लांस 2017 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसी के साथ में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बेटर लाइफ इंडेक्स जो है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये थे आज के टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, सारी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तब तक बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।